हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था वो एटम से रिलेटेड था। और एटम से जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो आपका रेडियस से रिलेटेड हो, चाहे वो वेलोसिटी से रिलेटेड हो, या एनर्जी है, एनर्जी में भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी, ये नॉर्मल सी चीज़ें थी। उसके बाद हमने स्पेसिफिक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे ही एटम लिए थे और उनके लिए हमने दो स्पेक्ट्रम देखे थे। मतलब एक था अवशोषण संक्रमण और दूसरा था उत्सर्जन संक्रमण। तो कल की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था उत्सर्जन संक्रमण, है ना, जिसमें अलग अलग वेवलेंथ हमको मिल रही थी और उस स्पेक्ट्रम की एक सीरीज अलग अलग रूप से दिख रही थी, है ना। उन सीरीज में या उन श्रेणियों में हमने बात की थी लाइमन की, बात की थी पाश्चन की, ब्रैकेट की, फुंड। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, इनसे रिलेटेड जो लैम्डा था, अब वो लैम्डा मैक्सिमम कितना था, वो लैम्डा मिनिमम कितना था, न्यू यानी कि आवृत्ति मैक्सिमम के केस में कितनी हो रही थी, मिनिमम के केस में कितनी हो रही थी, और एनर्जी, है ना। यही सब हमने डिस्कस किया था। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो तो उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो अधिकतर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जो जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद वाला चैप्टर है ना, उसमें चाहे आप मेडिकल में देखो और चाहे आप इंजीनियरिंग में देखो, मेडिकल में इस बार 3 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 क्वेश्चन केवल इसी से थे, स्पेक्ट्रम से, और एक जो आगे हम पढ़ेंगे वो न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियस, है ना। तो उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं उनको कैसे अप्लाई करना है वो सिखाएंगे, है ना। जैसे एक यूनिक फॉर्मूला आपको पता है, और वो यूनिक फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे पहली चीज़ तो ये डेल्टा ई के रूप में जब रेडिएशन निकलता है तो वो जो डेल्टा ई है ना, मैंने आपको बताया था 13.6, है ना। और ये जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर होता है, ये एनर्जी की बात थी। अच्छा, अब यदि किसी ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट में ट्रांजिशन करे और वो हो हाई से लो, वो क्या हो, हाई से लो, तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया, डेल्टा ई बराबर, पढ़ाया ना, क्या लिखते थे, 13.6, ये होता था 1/n1 स्क्वायर, 1/n2 का स्क्वायर, है ना। इसी से एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू रखते थे, यहाँ पर 13.6 को आर सी एच के बराबर रखते थे, और फाइनल हम आंसर निकालते थे। देखो उसी का ये एप्लीकेशन है ये सवाल, है ना। अब चूंकि ये हम लोग के मेडिकल यानी नीट में आया हुआ है, और नीट में हमारे पास समय होता है कम, ठीक, तो इसको जरा सोचो और फिर ट्राई करो, क्योंकि जस्ट पहली वाली क्लास थी उसमें लास्ट क्वेश्चन जो था वो N1 और N2 से ही रिलेट कर रहा था ना। बाकी देखना, जिन्होंने ना देखी हो पिछली क्लास देखो। कह रहा है निम्नलिखित स्तरों के संक्रमणों के लिए हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखाएं, मतलब ये N2 बराबर 3 से N1 बराबर 2 पर स्विच कर रहा है, आ रहा, ऐसे ही 4 से 2 पर आ रहा, ऐसे ही 5 से पर 2 पर आ रहा, और 6 से भी 2 पर आ रहा। तो जब आएगा, देखो सब में हाई से कहाँ आ रहा है, लो पर, तो सीधी सी बात है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पे एक लैम्डा को ये निकालेगा, है ना। तो मुझे बताओ, हमने आपसे जब ई के जस्ट बाद डिस्कस किया था तो ये कुछ ऐसे आ रहा था ना, मैं इसको ऐसे ले लूं, हम्म, हम्म, ठीक है, देखो, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था कि सर हम एक नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, ये 1/लैम्डा बराबर, ये आ रहा था आर, 1/n1 स्क्वायर और 1/n2 का स्क्वायर,
आ रहा था ना। अब मैंने आपको 911 सिखाया था ना कि आप लैम्डा को कहाँ ले जाओ, ऊपर, और जो ये लैम्डा की वैल्यू है ये हमेशा एंगस्ट्रॉन्ग में आएगी। और ये जब ऐसा होगा तो बताओ 1/r हो जाएगा, ऊपर n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर माइनस में n1 स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 1/r की वैल्यू है, अगर मुझे एंगस्ट्रॉन्ग में लैम्डा को पाना है तो 1/r की जो वैल्यू है वो मैं कितनी रखूंगा, 911। ठीक, अब चूंकि मुझे ये पेयर्ड वाले क्वेश्चंस दिए हैं तो हम कुछ 911 की जगह 910 लिख लें। अच्छा, n2 स्क्वायर और n1 पहले ही केस में देख लो, n1 कितना है 2 और n2 कितना है 3। चलो, तो n2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर में 9 लिख दूं, 2 का स्क्वायर में 4 लिख दूं, और बताओ 9 में से मैं 4 को हटा दूं तो मुझे 910, ये 36 और ये कितना मिल गया, 5 मिला। अच्छा, लगभग काट लो तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, इतना आया। अच्छा, अब क्या गुणा करके देख लो। अच्छा, ये नैनोमीटर में पूछ रहा, चलो ठीक है, चलो गुणा कर लो पहले, है ना। हाँ, फटाक से कर दूं, लो, या कैलसी का यूज कर लूं, चलो लो। 182 ये था, 36 ये था, 12 8 6 48, 48 49, 4 6 कम 4 10, 6 6 18, 3 8 24। एक मिनट रुको, ज़्यादा टाइम लगेगा, रुको मैं कैलसी से कर ही लेता हूँ। देखो, इसका आंसर कितना है, 182, 182 इंटू 36, ये 6552 आएगा, है ना, 6552। अब देखो ये बताओ ये किस में आया है, एंगस्ट्रॉन्ग में, और एंगस्ट्रॉन्ग को यदि मैं लिखना चाहूँ तो 10⁻⁻10 लिख दूँ। लेकिन यहाँ ऑब्जर्व करो तो जो लैम्डा या तरंग दैर्ध्य दी हुई है वो किस में है, नैनोमीटर में। तो एक काम करो, नैनोमीटर में तो 10⁻⁻9 आता है। अच्छा, तो एक काम करो, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो लगभग 655.2 इंटू कितना बचा, 10⁻⁻9, और इसको जस्ट अप्रोक्सीमेशन में लिखो नैनोमीटर, इतना आया। अच्छा बताओ, यहां पर ये जो ऑप्शन है देखो, ये 655 के बिल्कुल करीब है ना, है ना। तो अब मुझे दूसरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है यदि हमारे पास टाइम कम है तो। ठीक, तो बताओ ए का कौन सा आ गया, थर्ड। अब यदि ए के थर्ड यहाँ मल्टी में होते तब हम फर्दर आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ ए की जो 1/3 वैल्यू है वो केवल एक में ही दी हुई है ना। चलो दूसरा, चलो हमारे पास टाइम है, हम क्रॉस चेक किए लेते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आंसर हम लोगों का क्या जाना चाहिए, यही। ठीक, चलो देखते हैं 2 से 4। बताओ, हमने आपको बताया 1/, बराबर 1/r, तो ये हुआ। अब सीधा लिख रहा हूं n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर और इधर n2 स्क्वायर माइनस के n1 स्क्वायर। ठीक, मैं फटाफट लिख रहा हूं 910, इधर 4 से 2 पर गया तो 16, और ये 4, और 16 में से मैंने 4 को घटा दिया तो कितना, 12, 4 दिया 12, है ना। अब लिखो, लगभग काट लो। अच्छा, तो 3 5 15, 500, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, इतना आया। ये किस में था, एंगस्ट्रॉन्ग में। ऐसे एक शिफ्ट करो तो ये कितना आया, 455, 10⁻⁻9, और ये किस में आया, मीटर में। अब इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा, नैनोमीटर में। तो देखो 455 के अराउंड में कौन है, देखो ये 34 तो काफी कम है, 410 भी कम है, लेकिन अगर 486 की बात करो तो ये इसके अराउंड में है ना, क्योंकि यहां मैंने
3 5 जा काटा था, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते तो 3 3 जा 9 होता। इसका मतलब इससे थोड़ी सी इनहेंस होके वैल्यू आ रही होगी। तो मुझे बताओ कौन सी वैल्यू लेगा ये, मतलब सेकंड का क्या होगा, फोर्थ। तो सेकंड का फोर्थ है, देखो, है ना। बाकी आप ट्राई करना, दो मैंने आपको बता दिए, बाकी को आप ऐसे ट्राई कर लेना। ठीक, ये लास्ट आज तक मतलब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे करते, कैसे करते, जो जनरल फॉर्मूला है किसका, 1/λ का, लिखते आर, फिर 1/n1² n2² लिखते ना। तो यहां तो ये ऑर्बिट था, ठीक है, यहां 1.0 समथिंग इंटू 10⁻7 लिखते, बिल्कुल ठीक है। यहां जो वैल्यू है वो मीटर में आती, फिर आप चेंज करते, आपका टाइम किल होता। तो हमेशा याद रखना कि जब आंसर्स में कुछ आर टर्म हो या लैम्डा टर्म हो तो हम ये वाले फॉर्मूले पर जाएंगे, या लैम्डा मैक्सिमम मुझे चाहिए हो या लैम्डा मिनिमम मुझे चाहिए हो, तब भी हम हमेशा इस फॉर्मूले को देखेंगे। लेकिन कभी भी सीधी लैम्डा की वैल्यू दी हुई हो या एनर्जी से लैम्डा निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा लैम्डा बराबर 1/r n2² n1² और नीचे n2² माइनस n1²। एग्री। चलो, ये क्वेश्चन आपका हो गया। इस क्वेश्चन ने आपको कुछ तो सिखाया, है ना। चलो देखो, वो नीट 2024 का ही क्वेश्चन था, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका नीट 2024 का ही ये है। ओके, ठीक, पढ़िए थोड़ा सा, पूरी क्लास को रिवाइंड करिए कि हमने जो क्लास में डिस्कस किया, कहाँ से चले कहाँ पे पहुँचे, और उन चीज़ों में जो भी चीज़ें हमने समझाई उनको कंसीडर करते हुए दो स्टेटमेंट आप पढ़िए। स्टेटमेंट नंबर 1 है और स्टेटमेंट नंबर 2 है। यहाँ पर एम्स टाइप के क्वेश्चन को नहीं पूछा कि कथन है और कारण है, और फिर ऑप्शन नंबर 1 कारण व्याख्या कर रहा है, बी कारण व्याख्या नहीं कर रहा है, सी कथन और कारण दोनों सही है, और डी कथन सही है और कारण सही नहीं, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये समझ लो बिल्कुल शुद्ध थ्योरी का क्वेश्चन। ठीक, हर एक जो मॉडल आया, चाहे वो आपका थॉमसन ने दिया हो, चाहे वो रदरफोर्ड ने दिया हो, उनको इंप्रूव करने के लिए बोर आए हों या फिर आपके कौन आए हों, रदरफोर्ड के बाद भी तो कोई आए थे ना, बोर आए थे, और बोर ने भी हाइड्रोजन के लिए ही बताया था ना, हाइड्रोजन के लिए बताया था। उसके बाद जो बंदा आए वो कौन आए थे, सोमरफील्ड। चलो, तो देखो सब ने क्या कहा था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है नाभिक में उतना ही नेगेटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन पर। अच्छा, क्योंकि इनमें समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं। देखो बिल्कुल सही बात, इन्होंने ये बात बिल्कुल गलत नहीं बोली। अच्छा, नेक्स्ट पे हम आते हैं, तो वो कह रहा है प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थायी होते हैं, प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थायी यानी स्टेबल होते हैं तथा अपना अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं, है ना। देखो स्पेक्ट्रम की तो चीज ही अलग है, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो तो जब मैंने आपको अल्फा कण प्रकीर्णन पढ़ाया था, उस अल्फा कण प्रकीर्णन में जिसकी बमबारी कर रहे थे वो कौन था, वो था अल्फा कण, था ना। और वो अल्फा कण आ कहाँ से रहा था, तो अस्थाई नाभिक होता था पोलोनियम, या आप कोई भी अस्थाई, जैसे रेडियो एक्टिवता हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जब भी N/P का जो रेशियो है वो 1.5, ऐसे परमाणु जिनमें N और P न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1.5 से ज्यादा होता है, वो स्वतः ही स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए एनर्जी, और एनर्जी किसके रूप में, किरणों के रूप में निकालते हैं, है ना। उनको अल्फा बीटा और गामा बोलते हैं। अच्छा, तो अभी मैंने जब ये बताया कि अस्थाई होते हैं मतलब एक्टिव रहते हैं, तो
अब मुझे बताओ क्या प्रत्येक तत्व का परमाणु स्थायी होगा? जैसे मैंने आपको नाम लिया पोलोनियम, मैंने नाम लिया थोरियम, मैंने नाम लिया यूरेनियम, इन सब में देखो तो ये है, और यहां अगर आप N/P निकालो तो जनरली 1.2 से बड़ा कोई भी रेशियो है उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पे जानते हैं। तो सारे के सारे तत्व के जो परमाणु हैं वो स्थायी नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का क्या हुआ? गलत। तो बताओ कौन सा सही हो गया? कथन नंबर 1। ये गलत, पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। एग्री? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप कंसीडर कर लो। हाँ कर लिया। उसमें उत्सर्जन संक्रमण होता था? हाँ होता था। लाइमन में बात करो तो हाई ऑर्बिट से अल्टीमेटली फर्स्ट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन आता था, बामर में सेकंड में आता था, पाश्चन में थर्ड में, ब्रैकेट में फोर्थ पे और फुंड में फिफ्थ में आता था, है ना। चलो अब वो कह क्या रहा है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है, बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, ब्रैकेट श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितनी है? मैंने आपको सिखाया था जब तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो न्यूनतम की यदि बात करेंगे तो चूंकि हमने जो लैम्डा का फॉर्मूला पढ़ा है वो कुछ ऐसे ही तो पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं? तो मैंने आपको हैशटैग लेके लिखवाया था कि यदि अधिकतम चाहिए हो लैम्डा तो हम कंसीडर करेंगे श्रेणियों को, और अधिकतम के लिए, लैम्डा के अधिकतम के लिए जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट से स्विच कराते हुए नीचे वाली ऑर्बिट तक स्विच कराएंगे। हमने आपसे लाइमन की बात की और अधिकतम की बात की। तो लाइमन में आता कहां है इलेक्ट्रॉन? तो आप कहोगे n बराबर 1 पर। और अधिकतम की बात करेंगे तो कक्षा क्या लेंगे? न्यूनतम, यानी कि n बराबर 2। ऐसे ही बामर में n बराबर 2 से अगर अधिकतम चाहिए तो क्या लेंगे? 3। ऐसे ही पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड में। देखो इसी चीज को आपको याद रखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। बामर श्रेणी की न्यूनतम, है ना, अधिकतम के लिए जस्ट ऊपर वाली कक्षा में, तो न्यूनतम के लिए लास्ट वाली कक्षा में होगा। तो बामर के लिए आप मुझे बताओ 1/λ, मैं बामर लिख दूं, ये R होता है। अब बताओ बामर में जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है या आता कहाँ है? तो सेकंड वाली कक्षा में। और कहाँ से आता है? तो थर्ड से फोर्थ से। न्यूनतम मुझे चाहिए है तो यहां मैं N2 कितना रख दूंगा? इनफाइनाइट। कितना? इनफाइनाइट। चलो तो ये हुआ भाई बामर में कितना? 2 का स्क्वायर, और ये इन्फिनिटी का स्क्वायर। देखो ये तो भाई 0 हो गया। तो 1/λ विच इज इक्वल टू कितना आया? R/4। इतना आया। अच्छा आप बताओ ब्रैकेट की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितनी है? हमें ये तो दे रहा है कि ये कितनी है? लैम्डा। ये कितनी है? लैम्डा। तो यहां से अगर मैं लैम्डा निकालू तो कितना आएगा? 4/R। ठीक। अब वो ब्रैकेट की न्यूनतम पूछ रहा है तो फिर से ब्रैकेट के लिए आप यूज करो। ये है ब्रैकेट है, कितना लेता है ये? R। लाइमन फर्स्ट, पाश्चन, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट। तो N1 कहां आएगा? 4 का स्क्वायर यानी कि 6। और न्यूनतम ही चाहिए है तो कहां से? इनफाइनाइट से। ये 0। तो बताओ जो लैम्डा ब्रैकेट है वो कितना आएगा? 16/R कर दूं? अच्छा आप बताओ 4/R बराबर क्या लैम्डा दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको 4/R इंटू में 4 कर दूं? तो बताओ ये क्या आ जाएगा? 4 और साथ में क्या है? लैम्डा। ठीक है। तो हमारा जो ब्रैकेट में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है वो कितना हो जाएगा? 4 इंटू लैम्डा। मतलब बामर की न्यूनतम का कितना गुना? 4 गुना। कितना गुना?
4 गुना। चलो ठीक है, अब सोचो इसको और करो ट्राई। बामर श्रेणी की अंतिम लाइन और लाइमन श्रेणी की अंतिम लाइन की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात बताओ। भाई अंतिम लाइन का मतलब है क्या? लाइमन में अंतिम का मतलब है इनफाइनाइट से कहां पर आ जाए, फर्स्ट पर। और लाइमन की पहली का मतलब क्या है, सेकंड से कहां आ जाए, जस्ट फर्स्ट पर, है ना। अंतिम का मतलब जो लास्ट वाली ऑर्बिट है वो कहां जाए, इनफाइनाइट। और इंडिविजुअली अगर लाइमन की बात करो तो कहां आए, 1 पे, बामर में 2 पर, पाश्चन 3, ब्रैकेट 4 और फुंड में 5। बस वही है, उसके लिए हमको लैम्डा का अनुपात चाहिए। अच्छा देखो यहीं लिख दूं मैं 1/लैम्डा, किसके लिए, बामर, है ना। और 1/लैम्डा किसके लिए, लाइमन। अच्छा ये तो आर आता है 1 अल्टीमेटली n1 स्क्वायर लाइमन में 1 होता है ना। और अंतिम के लिए तो भैया इनफाइनाइट का स्क्वायर में कुछ 0 लिख दूंगा। लाइमन में, सॉरी ये बामर है ना, अच्छा तो बामर में कहां आता है 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4। बामर में n1 कितना होता है 2 और n2 कितना है अंतिम के लिए, इनफाइनाइट। अच्छा लाइमन में तो ये और 1 का स्क्वायर 1 और अंतिम के लिए इनफाइनाइट का स्क्वायर, इसको हमने फिर 0 लिया तो ऐसे लिख लो, भाग दे दो इनका, ऊपर ले जाओ तो लैम्डा एल ओवर 1 हुआ। ये कितना था, आर से आर तो कट गया, 1/4 ये था और 1/1 ये था, ठीक ना। हाँ तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। लाइमन और बामर चाहिए था ना, बामर और लाइमन चाहिए था, तो बामर और लाइमन कितना हो जाएगा 4:1, कितना आ रहा 4:1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सोचो ध्यान से, वही या लैम्डा पूछेगा या न्यू आवृत्ति पूछेगा या ई पूछेगा किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट की, या फिर किसी ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट में ट्रांजिशन यदि होता होगा इलेक्ट्रॉन का तो डेल्टा ई पूछेगा, जो कि डेल्टा ई किसके करस्पॉन्ड रहेगा, फोटोन के करस्पॉन्ड रहेगा, ठीक है। चलो इसको पहले आराम से आप पढ़ लो, क्योंकि जो पूरी क्लास में हमने डिस्कस किया है कल की उसी का यहां पर यूज है। देखो किसी हाइड्रोजन परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तृतीय कक्षा से थर्ड ऑर्बिट से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, मतलब एनर्जी मिली होगी, तीसरी पे पहुंचा फिर कहां आया दूसरी पर, ठीक है, संक्रमण करता है तो लैम्डा तरंग दैर्ध्य का फोटोन उत्सर्जित होता है। मतलब जो फोटोन उत्सर्जित होगा रेडिएशन के फॉर्म में वो कितना ये वेवलेंथ रखेगा, लैम्डा। अब वो कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में संक्रमण करता तो फोटोन की संगत तरंग दैर्ध्य कितनी होती। पहले कह रहा 3 से 2 पर जंप कर रहा, लैम्डा निकाल रहा, यदि फोर्थ से थर्ड पर जंप करता तो लैम्डा कितना निकलता। देखो लैम्डा चाहिए, लैम्डा चाहिए। अच्छा क्या मैं सीधा फॉर्मूला ये लगा दूं, चूंकि हाइड्रोजन है, अगर यहां हीलियम होता तब मैं यहां Z²R कर देता, याद आ रहा, यहां तो केवल हाइड्रोजन है और दूसरी से कहां पे, तीसरी से दूसरी में, तो मैं यहां n1² 2 का स्क्वायर 4 ले लूं, n2 3 का स्क्वायर 9 ले लूं, और वो कह रहा है ये लैम्डा है। अच्छा दूसरी बार में वो कह रहा है निकालो,
लेमडा, तो मैंने कह दी लेमडा डैश आर। कहां से कहां? फोर्थ से थर्ड पर, फोर्थ से थर्ड पर। और अगर फोर्थ से थर्ड है, यहां n1 लिखूं तो 3 का स्क्वायर 9 ले लूं और 4 का स्क्वायर 16 ले लूं। चलो, इससे पहले इसको हटा दो और फिर भाग दे दो। लेमडा डैश ओवर लेमडा, ये कितना आता? ये आता 9 4, और ये 9 माइनस 4, ये आता 9 इंटू 16, ये 16 माइनस 9, ये आता 5, 9 चौके, या ऐसे लिख दो। ये कितना आ जाता? 9, ये कितना आता? 16, अपॉन में कितना बचता? 7 आता ना। अच्छा, इससे पहले इसको काट दो। 4 चौके 16, 20/7, विच इज इक्वल टू है लेमडा डैश ओवर लेमडा। ये 20 क्या था? 7। आप मुझे बताओ, जब फोर्थ से थर्ड पर स्विच करेगा तो जो आप लेंथ है ना, वेव लेंथ, वो कितनी हो जाएगी? 20/7 और साथ में लेमडा। एग्री? 20/7 और साथ में लेमडा, ठीक है ना। अब बस टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, वो बस इतना आपसे चेक करना चाहता है कि आपको पूरा चैप्टर यहां से यहां पूरा मिक्स है कि नहीं है। ठीक, कुछ भी पूछ लेगा वो। अच्छा, देखो, पढ़ो पहले ध्यान से, आपके मेडिकल का ही क्वेश्चन है, 2016 में आया। रिडबर्ग कांस्टेंट का मान 10⁻7 है, दिया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की अंतिम लाइन की तरंग संख्या क्या होगी? अब देखो, उसने तरंग संख्या पूछा, आपने लैम्डा पढ़ा है, आपने न्यू पढ़ा है और एनर्जी भी पढ़ा है। तो जो वेव नंबर है या जो तरंग संख्या है, एक्चुअली में वो 1/λ ही होती है। तो वो कह रहा है 1/λ ही निकालो, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेव नंबर। क्या बोल रहे हैं? वेव नंबर। तो ये निकालना आप नहीं जानते हो। 1/λ ये होता है आर। अंतिम की पूछा है, तो अंतिम शुरुआत में यानी n1 बामर में कितना होगा? लाइमन के बाद ही बामर आता, कितना होगा? 2। और अंतिम के लिए n2 कितना होगा? इनफाइनाइट। तो मैं 2 का स्क्वायर ले लूं, इनफाइनाइट का स्क्वायर ले लूं, ये 0 कर दूं, तो बताओ आर हुआ ये, और ये गया 4, यह है 1/λ। तो लेमडा या 1/λ ही चाहिए ना। लो, आर की वैल्यू कितनी है? 10⁻7, और ये कितना है? 4। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, एक शिफ्ट कर दो या ना करो, ऑप्शन चेक कर लो। देखो यही दिया है, 0.25 इंटू 10⁻7। ठीक है, अब ये आपके लिए, ठीक है, थोड़ा सा सोचना है और ट्राई करना है, करो। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ले लो, लाइमन और बामर के लिए दीर्घतम तरंग दैर्ध्यों का अनुपात। मतलब यहां पर जो लैम्डा है वो क्या पूछा है? अधिकतम। लैम्डा अधिकतम कब रखा जाएगा? जब हम डिफरेंट श्रेणियों से जस्ट ऊपर वाली श्रेणी में जाएंगे, है ना। और लैम्डा न्यूनतम कब होगा? जब हम स्पेसिफिक श्रेणी से अधिकतम की श्रेणी में जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो बताओ, दीर्घतम चाहिए, लैम्डा दीर्घतम चाहिए ना। मैंने आपको हैशटैग लिखा के वो कराया था, देखो, लाइमन बामर, देखो सीधा लिख लो, लाइमन बामर, ये आर। अधिकतम के लिए कहां जाना चाहिए? दीर्घतम के लिए कहां जाना चाहिए? जस्ट पहली वाली पर। तो बताओ,
लाइमन में n1 का स्क्वायर तो 1, अधिकतम के लिए 2 का स्क्वायर 4, बामर के लिए 1 और ये 2 का स्क्वायर हुआ 4 और जस्ट ऊपर 3 का स्क्वायर कितना 9। अब भाग दे दो इसका, ये कितना आ जाएगा, 4 में से गया 3/4 और ये कितना आ जाएगा 5/36 ना, 5/36, 36/5 ले लूं, 4 नम्मा 36, 27/5। क्या आ रहा है ये, लैम्डा बामर और लैम्डा लाइमन। मुझे क्या चाहिए, लाइमन और बामर का, इसका उल्टा कर दो तो 5:27। एग्री, कोई नहीं दिक्कत, बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखो, हाइड्रोजन के जैसे ही यानी कि He+ या Li++ उसके केस भी हमने डिस्कस किए थे। अब उसी में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, पढ़ लो पहले, अनापेक्षिकीय उपगमन के उपयोग से हीलियम He+ की थर्ड ऑर्बिट में तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वो कितनी होगी। उसने और कुछ नहीं पूछा, उसने पूछा है चाल कितनी होगी। ठीक, तो क्या मुझे बताओ, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे ही जो एटम थे, या वो हीलियम प्लस या वो लिथियम प्लस प्लस है ना, वो थे, उनके लिए क्या मैंने आपको वेलोसिटी निकलवाई थी, याद आ रहा। और वेलोसिटी कुछ ऐसे निकली थी कि ये जो वेलोसिटी है nth ऑर्बिटल की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2.2 इंटू 10⁶ थी और z और ये n आ रहा था, याद है। हाइड्रोजन के केस में z को हम 1 ले लेते थे, निकाल लेते थे। n अगर फर्स्ट कक्षा की बात थी तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो कितनी थी, 2 इंटू 10⁶। लेकिन यहां मुझे क्या दिया है, He+, क्या दिया है He+। तो बताओ, हम nth ऑर्बिटल में जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसे ही, z हीलियम के लिए कितना है 2। अब किस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा, तो वो कह रहा है थर्ड ऑर्बिट में। किस ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में। तो यहां मैं कितना लिख दूं 3, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, लगभग काट लो तो ये गया कितनी बार, 3×5=15, 30 7 बार लगभग काट लो तो 7/5 और ये कितना आया 10⁶। 5 बन जा 5 बचा 2, 5 4 जा 1.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, है ना। कोई ऑप्शन है, देखो 1.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। एग्री, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछता तो क्या इसकी वेलोसिटी आप निकाल लेते, बिल्कुल आसान था। यहां जेड मैंने कितना रख दिया था हीलियम के केस में 2, लिथियम के केस में आप कितना रख देते 3। ठीक, अच्छा अगर वो कहता सेकंड ऑर्बिट में, एन की वैल्यू कितना भर देते आप 2। ठीक, चलो पहले ये क्वेश्चन आप देख लो, ये ये क्वेश्चन देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। आपको ये बहुत कुछ सिखा देंगे। ठीक है, ओके ओके, इत्मीनान से पढ़ लो पहले, सोचो, फ्रेम बनाओ कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ठीक है, और जो भी आपसे पूछा गया है
उसके आंसर में लिख देता हूँ, ठीक, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके लिए। क्या है हाइड्रोजन परमाणु की ठीक है, इसका आंसर वो कह रहा है पूछ कह रहा है मूल स्तर, है ना। देखो एक्स की मूल स्तर मतलब ग्राउंड स्टेट पर जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो कितनी है, मूल स्तर पर कितनी आ रही है, वो आ रही है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और द्वितीय उत्तेजन स्तर पर मतलब जो एनर्जी है ना सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट पर, वो आ रही है आपकी माइनस के 6.04। ठीक है, ये आ रहा है आंसर। अब देखो इसमें कंपैरिजन किया गया और कंपैरिजन ही आपसे वो कराएगा एग्जाम में भी। देखो वो कह रहा है, पढ़ो पहले, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। प्रथम रेखा कब बनेगी, जब लाइमन यानी कि n1 बराबर 1 से जस्ट 2 मतलब 2 से कहाँ आ जाए 1 पर। प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य एक हाइड्रोजन सदृश मतलब हाइड्रोजन जैसा ही है। अब हाइड्रोजन जैसा ही है तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन को ही तो आप निकाल सकते हो कि प्रोटॉन को निकाल दोगे। प्रोटॉन को तो संभव नहीं है ना निकालना, क्योंकि जो जबरदस्त फोर्स ऑफ वो रहता है ना, नाभिक को जो बांधे रहता है उसको तोड़ना इम्पॉसिबल है सामान्य परिस्थितियों में। तो हाइड्रोजन सदस्य परमाणु एक्स की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य के बराबर है। ध्यान देना, हाइड्रोजन के समान यानी जेड वेरिएशन करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन में और उस दूसरे परमाणु में समान है। ठीक है, वो कह रहा है एक्स की मूल स्तर तथा द्वितीय उत्तेजन स्तर की ऊर्जाएं ज्ञात करो। कह रहा, अब वो कह रहा है परमाणु एक्स का आयनन विभव भी ज्ञात करो। ठीक, इतनी चीजें मुझे पता है, 50 और 6 के लगभग ही आ रहा, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक, अब देखो हमको जो करना है वो कंपैरिजन करना। ठीक, अच्छा मुझे बताओ लाइमन की जो फर्स्ट रेखा है उसके लिए जो लैम्डा आता है, ऐसे कुछ आता ना, वो कितना आता है आर। अब मैं लाइमन के लिए 1 का स्क्वायर लिख दूं और भी देख के बताओ प्रथम रेखा के लिए 2 का स्क्वायर यानी 4 कर दूं, 3/4 आर ले लूं तो बताओ लैम्डा कितना हो जाएगा, 4/3 आर, इतना होगा ना। तो मैं यहां पे यहां लिख लो 4/3 आर। ये तरंग दैर्ध्य है लाइमन की प्रथम रेखा की। अब कोई दूसरा एटम है ना, उसके लिए बामर की द्वितीय, उसके लिए बामर की द्वितीय, तो देखो मैंने ये ले लिया दूसरा एटम ले लिया। अब मुझे देख के बताओ हम एटम दूसरा लेंगे तो यहां पर जेड स्क्वायर आता था ना, आता था ना। अच्छा बामर के केस में ये कितना हो जाएगा n1, 2 का स्क्वायर 4, है ना। और द्वितीय रेखा चाहिए बामर की, तो प्रथम आएगी जब 2 से 3 पर ट्रांजैक्शन, और द्वितीय जब 2 से 4, 4 से 2, तो 2 तो हो गया उसका स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16। एग्री है ना। अच्छा जब इतना आया तो मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, तो जो
अच्छा इधर देख लो, 16 चौके 64, ये 16 में से 4 गया कितना 12, 4 × 3 12, 4 एकम 4, 4 छक्के इतना आया। तो मुझे बताओ इसको उलट दूं तो लैम्डा बी कितना आ जाएगा 16/3 और Z² R इतना आया। अब यही वेवलेंथ इस वेवलेंथ के बराबर है तो कर दो। तो मैं यहां से क्या 16/3 Z² और R तो ऊपर है ना, 16/3 Z² R। कुछ गड़बड़ हो रहा क्या? लैम्डा भी बराबर आया 16, ठीक है, और 3Z² R। रुको आराम से लिख लो पहले, है ना, कुछ गड़बड़ी हो रही होगी तो वो भी पता चल जाएगी। 4/4R/3, एक बार रुकना। कर तो ठीक रहे हम लोग। देखो ऐसे देख लो, 1/λ बराबर Z² R, बामर के लिए 1/2 का स्क्वायर 4 हुआ, और द्वितीय चाहिए ना, तो द्वितीय 3 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। यह आया बामर के लिए Z² में R, और इधर बचा कितना 64, और ये बचा 12 3, और ये 4 एकम 4, 4 छक्के 24 इतना हुआ ना। तो इसको उल्टो तो लैम्डा बी बराबर कितना हुआ 16/3 Z² R इतना हुआ। और पहले वाले के लिए देख लो, तो पहले वाले के लिए R/4/3 R आएगा। देखो कैसे, देखो लैम्डा नीचे रहता है ना R, ये 1 लाइमन है ना, और ये कितना आ जाएगा 4, 1 ये ये गया 4, और ये 3 वही 4, तो 4/3 R आएगा ना। फर्स्ट के लिए देखो लाइमन श्रेणी की जो प्रथम रेखा है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी निकलेगी, लैम्डा एल बराबर 4/3R। तो देखो 4/3R है ना, वो किसके बराबर है, हाइड्रोजन के ही जैसे किसी परमाणु की बामर की सेकंड रेखा की तरंग दैर्ध्य। हमने कितनी निकाली है वो 16/3 Z² में R। देखो 3 से पहले 3, R से R, और 4 से 4, तो बताओ Z² कितना आ गया 4, Z की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन जैसा एक दूसरा एटम है ना, उसका जो Z है वो कितना है, आप कहोगे 2, कितना है 2। अब यदि ये Z बराबर 2 है तो अब वैल्यू रख दो, हमें Z बराबर 2 पता चल गया बस, ठीक, तो लो रख दो वैल्यू। वैल्यू आप रखोगे तो देखो मूल स्तर में हमें तो पता है एनर्जी nth की होती है 13.6 Z² और n होती है ना। अच्छा यहां Z में कितना रख दूं 2, तो बताओ 13.6, 2 का स्क्वायर 4, और n मूल स्तर यानी कि n बराबर 1। देखो 6 चौके 24, 2 4 3 12 2 14, 2 4 एकम 4 और 1 5 आ गया ना। मतलब ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है उसकी जिसके लिए Z बराबर 2 है वो कितनी आई 54.4, है ना। कंपैरिजन से मैंने Z निकाल लिया और उसी की वैल्यू मैंने ग्राउंड स्टेट में भर दी।
अच्छा, अब वो कह रहा है द्वितीय उत्तेजन स्तर, कह रहा, अच्छा द्वितीय उत्तेजन स्तर का मतलब समझो, पहले उत्तेजन स्तर में तो ग्राउंड से पहुंचा होगा 1 पे, और द्वितीय उत्तेजन स्तर में ग्राउंड से कहां पहुंचा होगा 3 पर, कहां पहुंचा होगा 3 पर। देखो भाई ये है फर्स्ट, पहले में कहां पहुंच गया होगा सेकंड पे, और सेकंड में कहां पहुंच गया होगा थर्ड में। तो यहां मैं वैल्यू कितनी रखूंगा 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 13.6, 2 की वैल्यू 4 और 9 ये 9 1 जा 9, 4 जा ये 56। ठीक है, ये भी किस में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, अच्छा अब वो कह रहा है परमाणु एक्स का आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बताओ। मैंने आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल दोनों डिस्कस किए थे। ग्राउंड स्टेट से यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है तो उतना ही आप एनर्जी जो नेगेटिव में है उसी का साइन करके किस में दो दो पॉजिटिव में, तो वो एटम को छोड़ के भाग जाएगा। और अगर पोटेंशियल की बात करनी हो तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जैसे ग्राउंड स्टेट में ये है ना एनर्जी माइनस के 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यही अगर प्लस में दे दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करो तो वही ई को हटा दो तो 54.4 वोल्ट, इतना यदि आप दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। एग्री कर लोगे। चलो, इसका जो थर्ड का आंसर है वो कितना है 54.4 वोल्ट। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। कंपैरिजन आपसे बड़े क्वेश्चंस में कुछ ऐसे ही कराता है। ठीक है, अब देखो इसी का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है और क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। ठीक, पहले पढ़ो को, इसको पढ़ लो आप आराम से। बाइंडिंग एनर्जी वो पूछ रहा है, जिस एनर्जी को आप देने पर किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग कर सकते हो उतनी ही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बांधने के लिए आवश्यक होती है। उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या बाइंडिंग एनर्जी जस्ट इक्विवेलेंट टू क्या आयनाइजेशन एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है। ठीक, वही यहां पर पूछा है, आप पढ़ लो आंसर निकाल लो। ठीक है, कह रहा है एक्स परमाणु की दो स्तरों की ऊर्जाओं की गणना करो। मतलब फिर वही कंपैरिजन कराया है हाइड्रोजन परमाणु की, लाइमन श्रेणी की, प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, हाइड्रोजन सदृश मतलब हाइड्रोजन जैसा ही कोई परमाणु है एक्स, उसकी बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य के बराबर है। बिल्कुल शुद्ध कंपैरिजन, उससे मुझे जेड मिल जाएगा। उस जेड के लिए फर्स्ट दो स्तर, एक ग्राउंड और एक फर्स्ट स्तर, उसकी क्या मिल जाएगी मुझे एनर्जी। फिर वही आयनाइजेशन पोटेंशियल बताओ और सेम, अच्छा ये तो दिया है बंधन ऊर्जा, ये दी है। ठीक, आपके पास केवल है 30 सेकंड, 30 सेकंड में आपको इसका आंसर क्लियर करना है। ठीक, ट्राई करो, मैं लिख देता हूं आंसर। आंसर आ रहा है 54 और 13, वही आ रहा। 54 और 13 आ रहा है।
हुआ? नहीं हुआ तो देखो, पहले लाइन खींच लो। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। ठीक है, देखो लाइमन से तो आप परिचित हो ना, उसकी लैम्डा और हाइड्रोजन सदृश किसी एक्स की बामर की सेकंड लाइन की लैम्डा बराबर है। अच्छा, क्या है? फर्स्ट बताना तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहीं से 3/4 आर होगा, 3r/4, तो लैम्डा कितना निकलेगा? 4/3r। एग्री? दूसरे में हाइड्रोजन सदृश वही सेम लैम्डा लोगे, और ये यार वही क्वेश्चन हो गया क्या बिल्कुल, या चेंज वेंज है? ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया, डिट्टो। चलो ठीक है, कितना है बामर? Z² आर आया, बामर की कौन सी चाहिए? दूसरी, तो 4 कर दूं, ये 16 ले लूं, ये कितना आ जाएगा? Z² R, और ये 12/16 होगा ना, ये 3 होगा, ये 4 होगा, उलट दो, तो 4/3, सॉरी 4/3 Z² R, क्या है? 4/3 R। इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको काट दो, 16 आया ना? क्या है यार, ये 16 × 4 = 64 था ना ये, 4 एकम 4, 4 × 6 = 24, इधर कितना आएगा? 16, कितना आएगा? 16। देखो बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है। ठीक, तो हम क्या निकाल लेंगे? Z, ऑटोमेटिकली Z कितना आ जाएगा? 2, वैल्यू भर दोगे फर्स्ट में और सेकंड में, तो ऊर्जाएं मिल जाएगी। फर्स्ट में कितनी आ जाएगी? वही 13.6 Z²/n², 1 रख देना, Z रख देना, 2 रख देना, स्क्वायर कर देना, Z रख देना, आंसर आ जाए। ठीक है, चलो ये अपने हो गए थे। हम्म, ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है। सोचने वाला इन द सेंस, क्या आपको हर एक ऑर्बिट की एनर्जी पता है? और यदि आपको हर एक एनर्जी पता है ऑर्बिट की, तो जब ट्रांजैक्शन होता है किसी एनर्जी लेवल से किसी दूसरी एनर्जी लेवल में, किसका? फोटोन का, तो पक्की बात है कोई एनर्जी होगी। उस एनर्जी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि कौन सी एनर्जी फोटोन की हो ही नहीं सकती। कोई सी एनर्जी फोटोन की संभव नहीं है होना। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक, और आपको इसका बिल्कुल इत्मीनान से सोच के आंसर बताना है कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, जब तक हम बैटरी चेक कर ले, बताओ निम्न में से कौन सी एक बोर के परमाणु के मॉडल अनुसार हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित फोटोन के लिए संभावित ऊर्जा नहीं है? ठीक है, बताओ।
अच्छा, आपको एनर्जी पता तो है ना, nth ऑर्बिट की जो है वो होती है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन के केस में 13.6 और ये आ जाएगा एन स्क्वायर। अब फोटोन की बात कर रहे हो तो फोटोन कब एनर्जी वाली चीज आएगी? जब अपर क्लास से कहाँ आएगा? लोअर क्लास में आएगा ना। तो यहां डेल्टा ई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? डेल्टा ई। यानी कि मान लो अगर सेकंड से फर्स्ट में आया तो E2 माइनस E1, थर्ड से सेकंड में आया तो E3 माइनस E2। ऐसे कुछ कह रहा है कि जो आपको ये जो डेल्टा ई मिलेगा, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं। ठीक। अब अगर टाइम आपको बचाना है तो आपको एनर्जी लेवल हर एक ऑर्बिट का याद होना चाहिए। यहां ई इनफाइनाइट ले लो। इनफाइनाइट पर कितनी होती है एनर्जी? 0। ठीक। अच्छा, मुझे यहां पे बताओ, यहां पे क्या मैं 13.6 ले लूं? इस पे फॉर्मूले में रख रहा हूं भाई। एन रखोगे 1 तो ये, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस में 2 6 जा, है ना। अरे 4 करोगे भाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिये 12, 4 चौके 16। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 ती 12, 4 चौके 16। आगे बढ़ो 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, फिर यहाँ 0.8 आ जाएगा लगभग। ठीक। तो इतना बात तो समझ में आ रहा। देखो ये तो सर संभव है, यहां से यहां तक एनर्जी डिफरेंस 0 माइनस माइनस 13.6, ये तो होगा। अच्छा, दूसरे की बात करो, ये देखो 11.1, है ना। अच्छा, देखो यहां से कुछ समझ में आ रहा आपको? यहां मैं E2 माइनस E1 करता हूं तो देखो -3.4 प्लस के देखो 13.6 हो जाएगा ना। और 13.6 ये और 3.4 ये बचा 2 और ये बचा 10.2, है ना। यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे, यहां पर देखो इसके अप्रोक्सीमेट तो आ जाएगी इसके। ठीक। अब देखो वो कह रहा है 1.9। ऑप्शन से चेक कर लो। देखो ये है, इसका डिफरेंस ले लो तो 3.4 और 1.5, 14 में से 9, 5 गया 9 और 2 में से 1 गया तो कितना? 1। देखो ये भी है, ये भी है और ये भी है। समझ में आ रहा? लेकिन यहां पर आप 3 को टैली कर लिया तो संभवतः 100% किसका चांस है? इसका। ये एनर्जी का रेडिएशन वो फोटोन नहीं करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, हम्म। ये है क्वेश्चन आपका, और 30 सेकंड में आपका इसका आंसर आ जाना चाहिए। जो कह रहा है एनर्जी हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में हमको पता है होती है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में किसके लिए? He+ के लिए कितनी होगी? ठीक है, बताओ। एनर्जी nth ऑर्बिट में 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर होती है। अब बताओ हीलियम प्लस के लिए मुझे बतानी है, किस में? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मतलब हीलियम ग्राउंड लेवल पर तो 1 पे है इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब जस्ट 2 पर पहुंच जाए, जस्ट 2 पर पहुंच जाए, भर दो वैल्यू।
हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर क्या मैं 4 कर दूं, और n कितना ले लूं, कितना ले लूं, 2 का स्क्वायर 4, फिर वही आ गई सेम 13.6, है ना। तो वो आपको ऑप्शन में कुछ ये बना देगा कि He+ की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड लेवल पर एनर्जी के बराबर है, आधी है, दुगनी है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोनों आप निकाल के और वैल्यू पुट कर देना, चेक कर लेना। ठीक, इसका आंसर कितना है, 13.6। अब देखो ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आधार पर मिक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश की। ये आपके जेई में भी आए हुए हैं और मेडिकल में तो आपके देखो आई हुई है ये। ठीक है, मतलब देखो कह क्या रहा वो कुछ ऐसी चीजें करेगा कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हमने पढ़ा था उसमें हम फोटोन को गिरा रहे थे, और जब फोटोन गिर रहा था तो किसी स्पेसिफिक एनर्जी के बराबर यदि वो एनर्जी थी तो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर आ रहा था, और अगर उस मेटल के कार्यफलन यानी वह न्यूनतम एनर्जी से कुछ ज्यादा एनर्जी का फोटोन आ रहा था तब वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा रहा था। और यदि सर्किट बंद था तो सर्किट में धारा भी बह रही थी, और उसी धारा को हम क्या बोल रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि प्रकाश वैद्युत धारा बोल रहे थे। वही सेम चीज यहां पर उसने पूछा है कि पहले आप बोहर के मॉडल को याद कर लो, एनर्जी निकालो, रेडिएशन निकालो, फिर कुछ क्या कह रहा, चलो देख लो। इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम 3 से लेके कहाँ तक जाता है, 1 पर। पक्की बात है 3 से 1 तक जा रहा है, फोटोन किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य का निकालेगा, एंड द फोटोन 10 एमिटेड रेडिएट फोटोसेंसिटिव मटेरियल। ठीक, द वर्क फंक्शन मटेरियल का ये है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एस्टिमेटेड टू बी। ठीक है, देखो वही सेम जो मैंने आपको अभी 1 मिनट में समझाया। उत्तेजित अवस्था में 3 से 1 पर छलांग लगाते हैं, उत्सर्जित फोटोन जो है वो फोटोसेंसिटिव पदार्थ पे पड़ता है, इसका कार्यफलन यदि ये हो तो निरोधी विभव कितना होगा। ठीक, मतलब दो दो चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप लैम्डा निकाल लो, निकाल लिया, अब वो जो लैम्डा है वो एनर्जी के रूप में देख लो, और ये एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन प्लस के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, और यहीं से ई डब्लू, और जो काइनेटिक एनर्जी है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव वाली चीज होती है ना, तो ये विभव है और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, चलो कैसे इसको स्टार्ट करें, चलो पहले मैं इसका आंसर देख लूं कि कौन सा आ रहा। 2010। चलो निकालते हैं, कोई आ रहा होगा, चलो क्या करें, चलो क्या लैम्डा निकाल लूं मैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो एक काम करो आप, चलो पहले लैम्डा निकाल लो, है ना। क्या मैं एंगस्ट्रॉम में निकाल लूं, बाद में मैं मीटर में निकाल लूंगा, चलो, या एनर्जी ही सीधी निकाल लो यार, लो एनर्जी निकाल लो यार, लो। ठीक, आप मुझे बताओ डेल्टा ई जो फोटोन की एनर्जी है रेडिएशन के रूप में वो कितनी है, 13.6 तो रहा ये, 1 अपॉन कहाँ से कहाँ, 3 और 1, तो मैं 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ले लूं, इधर आया 13 पॉइंट में 6,
इधर आया 9, 9 में से 1 गया, कितना आया 8, इतना आया। मुझे बताओ ये जो एनर्जी है 13.6 और ये है 8 और ये 9, लगभग ले लो, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 15 सत्ते 100, 15 अट्ठे 120, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस रेडिएशन देने वाले फोटोन की आ गई। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, ये जो फोटोन है ना, अब ये किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर पड़ा तो वर्क फंक्शन के रूप में एनर्जी भी खाएगा, और यदि एनर्जी जो इंसिडेंट है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन भागेगा, और वही काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी नॉट होती है। होती, बताओ, पहले टोटल में कितनी लेके आया 12, वर्क फंक्शन ने कितनी खाई W, और बाद में ई वी नॉट। वर्क फंक्शन कितना है 5.1, मैं लगभग 5 लूँ तो बताओ ई वी नॉट आएगा, इसको इधर ले जाओ तो 7 ई वी नॉट। ये आंसर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही तो है। बताओ इस ई से ई को हटा दो तो वी नॉट कितना आ जाएगा, लगभग के 7 वोल्ट। कितना आ जाएगा 7 वोल्ट। ठीक है, ये मैंने करा दिया था, ये भी हो गया। हम्म, हम्म, सोचो और फिर करो। दिख रहा, हम्म, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, मतलब आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, अब वो न्यूनतम ऊर्जा स्थिति के हाइड्रोजन परमाणुओं को 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन ऊर्जा वाले एक वर्णी विकिरण द्वारा उत्तेजित किया जाता है। बोहर सिद्धांत के अनुसार इस प्रक्रम में हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं कितनी होंगी। ठीक है, बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, देखो, न्यूनतम मतलब समझते हो, ये n बराबर 1 पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यहां पर ये है न्यूनतम में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, क्या फर्स्ट है। अब वो कह रहा है न्यूनतम ऊर्जा स्थिति के हाइड्रोजन परमाणुओं को 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन ऊर्जा वाले विकिरण द्वारा उत्तेजित किया जाता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, समझो, अगर इतनी ही एनर्जी दे दूं तब तो वो परमाणु को छोड़ के भाग जाएगा, मतलब आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो कितनी है 13.6 है। अब मैंने बताया था ये बहुत भोला वाला है, इसको यदि एनर्जी उतनी मिले जितनी इन रिक्वायर्ड कक्षाओं की है तब तो ये यहाँ है। जैसे इसकी बात करो तो 2 का स्क्वायर में 4 जब लेता हूं तो 4 × 12, 4 × 4 = 16 आता है ना, समझ में आ रहा ना, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, ऐसे कुछ आता है। तो आप मुझे बताओ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने दिया दिया दिया, तो बताओ ये किस एनर्जी लेवल पर जाएगा, देख लो। 12.1 है ना, माइनस हुआ ये 13.6,
13.6 में से 12.1 हटाओ, 5 हटाओ, 3 में से 2 गया 1, 1.5। देखो ये इतना है, मतलब यहां से कहां स्विच कर गया, N1 2 और ये 3। तो वो कह रहा है उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया है N2 माइनस N1 प्लस 1 और N2 माइनस N1 अपॉन में 2, क्योंकि N1 बराबर यहां 1 ही है, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो 3C2, है ना, लग जाएगा ना, N1 N माइनस 1 अपॉन में 2। ग्राउंड से कहां जा रहा, थर्ड पे, तो थर्ड 2 और 2 कितनी उत्सर्जित होंगी, 3। देख लो ना, या तो ऐसे आ जाएगा, या ऐसे आ जाएगा, या ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो उत्सर्जित रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 3। ये वही ऊर्जा निकालनी है इसमें भी। ये आपको करना है, हमने आपको सिखाया है, आपको न्यू के लिए करना। देखो मैंने आपको सिखाया, जब जब लैम्डा मैक्स पूछे तब आप मान लो लाइमर में N1 तो 1, बामर में N1 2, पास्चन में N1 3, ब्रैकेट में 4 और फुंड में 5। अधिकतम पूछे तो जस्ट बगल वाली ऑर्बिट में ट्रांजिट कर दिया करो, N2 2, इधर 3 4 5 6। और बताओ न्यू में और लैम्डा में इन्वर्सली रिलेशन होता। तो यहां पर आपको या तो लैम्डा आप जानते हो, लैम्डा जानते हो, वहां पे वैल्यू पुट करना, या लैम्डा का केस अगर आप समझते हो तो न्यू, यानी कि न्यू आवृत्ति अधिकतम किस में होगी, मतलब लैम्डा न्यूनतम किस में होगा, सीधा ये निकाल लो। इनमें आप ट्रांजिशन देखो, लैम्डा मिनिमम देखो, है ना, और मिनिमम कब होगा, जब अपर निकालना चारों में और आंसर को चेक कर लेना, ठीक है। चलो ये आपका हो जाएगा। बाकी देखो वही मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, 27 के बाद 28 कर लो, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सोचो और फिर ट्राई करो। देखो यदि कोई इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में प्रोटॉन के चारों ओर, जिसकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, v वेलोसिटी से घूमता है, और m द्रव्यमान और एप्सिलॉन नॉट निर्वात का परावैद्युतांक है, तो v का मान बताओ। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन घूम रहा, अच्छा घूम रहा तो कंडीशन थी ना कोई, कंडीशन क्या थी कि अगर सर्कुलर पाथ पर घूमता है सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, और वो आएगा कहां से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, किसका, नाभिक का और इलेक्ट्रॉन का, वही बराबर कर दो mv² ओवर r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। घूम क्या रहा है इलेक्ट्रॉन, किसके पर था, प्रोटॉन, प्रोटॉन पर भी आवेश E, और ये r का स्क्वायर, इससे इसको हटाओ, यदि मैंने हटाया मुझे क्या चाहिए, v, ये चाहिए ना, तो एक काम करो, v² बराबर E², 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और m, तो v कितना आ जाएगा, अंडर रूट ले लो, E², 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r m, ये E और रूट में चला जाएगा पूरा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r m, कोई है
4πε0 r m और ऊपर E। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये है अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस में आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताना है, कब ज़्यादा है कब कम है, ठीक, कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। देखो, जब एक हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित किया जाता है, एनर्जी बेचारा रख रहा, उसको हमने एनर्जी दे दी। अब एनर्जी फोटोन से दे दी या किसी मेथड से दे दी, चलो भाई अपनी नॉर्मल स्टेट से ऊपर वाली स्टेट पर वो पहुंच गया, ठीक है, पहुंच जाने दो। वो कह रहा है आप बताओ क्या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ती हैं? गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों घटती हैं, स्थितिज ऊर्जा घटित घटती है, मतलब वही बढ़ना घटना बताना बताना। अच्छा, आप मुझे बताओ, हमने टोटल एनर्जी बताई थी, वो पहले होती है माइनस में और कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताई थी, काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है सर? दुगनी, लेकिन होती काय में है? माइनस में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो है उसके हम चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी में विद साइन लेते। तो आप पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करो। तो पहली चीज तो थी mv² r, क्या ये के ले लूं 1/4πε0 और या ऐसे समझ लो। अच्छा देखो, हम्म, अच्छा ऐसे समझो, गतिज ऊर्जा, फॉर्मूला क्या होता है अच्छा गतिज ऊर्जा का? क्या आता है वो फॉर्मूला? आप कहोगे mv² r था, उसको किसके बराबर करते थे? 4πε0। मान लो ZE² होता था और ये r² आता था, इससे इसको हटाते थे और मान लो ये करते थे, तो ये हाफ mv² आता था ना। और वो यही तो है काइनेटिक एनर्जी, और ZE²r। तो ये जो k है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r के है ना। और हम क्या कर रहे हैं, निम्न से ऊपर पे पहुंचा रहे हैं ना। देखो ये है पहली ऑर्बिट, मान लो ऊपर वाली ऑर्बिट पे पहुंचा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली तुम मुझे बताओ, r मान लो ये 1 है और ये r2 है, तो देख के बताओ r क्या बढ़ नहीं रहा? और यदि r बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? घटेगी, घटेगी ना। तो पहली चीज ये है कि काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? घटेगी, ठीक है, घटती है। अच्छा आप मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो काय में होती है? माइनस में। काय में होती है? माइनस। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। यहां पर आर बढ़ रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। कोई ऑप्शन है? काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आई बात?
ठीक है, बाकी ये देखो अच्छे क्वेश्चन में एक है आपका ये, ठीक, पहले आप इसको देख लो। ये क्वेश्चन, ये हम्म इसमें बताया, देखो ये गया है कि 2E एनर्जी से ट्रांजिशन हो रहा है कहां पर, E पर, और इस वैल्यू पर जहां पर एनर्जी है 4E/3, यहां से भी ट्रांजिशन कहां हो रहा है, ग्राउंड स्टेट पर, जिसकी एनर्जी कितनी है, E। अब जब ट्रांजिशन हो रहा है तो जो एनर्जी निकल रही है उसका यहां दिया है लेमडा, और यहां लेमडा नहीं दिया, वो कह रहा है 4E/3 से ई स्तर में, इस स्तर तक जो संक्रमण है ना, उसमें जो फोटोन है उसकी लेमडा बतानी। ठीक है, समझ में आ रही ना बात, इसको पहले ध्यान से देख लो और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आंसर लिख ही देता हूं, जो आंसर आ रहा है इसका। आंसर आ रहा है 3 लेमडा। ठीक है, आंसर आ रहा है 3 लेमडा। ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आपका जेई में आया ये। अब देखो वो सिंपल क्वेश्चन है और उसी का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद ये, और वो अगर आप डील कर लोगे इस क्वेश्चन में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखो क्या है, आपको पता है हाई से लो में आते हैं, एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी वो Hc/λ के रूप में होती है। अच्छा, मैं सीधा लिख दूं, बताओ, इसके लिए 2E से कहां आ रहा था, E पर, कहां आ रहा था, E, तो मैं सीधा लिख दूं 2E माइनस E, और ये क्या हो जाएगा, Hc/λ, क्योंकि जो फोटोन है उसकी वेलोसिटी c होती है, h प्लांक और लैम्डा। अच्छा, दूसरे केस में यहां से कहां आ रहा है, यहां, तो मैं 4E माइनस 4E/3 माइनस के E कर दूं। अभी ये कितना है, Hc/ मान लो लैम्डा डैश, एनर्जी चेंज है ना, तो लैम्डा भी चेंज है। अच्छा, मुझे आंसर लैम्डा के रूप में ही चाहिए, सही है ना, तो ये दो इक्वेशनें बन गई। सॉल्व कर लो इनको, इधर देख लो पहले, ये E और ये 4 में से 3 गया तो 1/3E, 3 ऊपर चला गया, Hc लैम्डा, लैम्डा डैश Hc, इससे इसको हटाओ, इससे इसको हटाओ, तो लैम्डा डैश बराबर कितना आ गया, 3 लैम्डा। ठीक है, आसान है। अच्छा, अब ये तो आसान है, इसको ट्राई करो। ठीक, इसमें आपका दिमाग लगेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सोचने पे आपको मजबूर किया गया है। देखो यहां से ट्रांजिशन है यहां पर, और दूसरे में यहीं से ट्रांजिशन कहाँ है, यहां पर, तो दोनों के लिए आप फॉर्मेट सेट कर लो। बताओ, हाई, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए बताओ, ई माइनस का था ना, और माइनस माइनस के 4/3E, सीधा मैं इसकी वैल्यू लिख दूं Hc/λ2, और दूसरे वाले इसके लिए मैं फिर लिख रहा हूं माइनस के E, माइनस और माइनस के 2E, क्या लिख दूं, ठीक है ना। अब बताओ, 4/3E माइनस E, इसको सॉल्व कर लोगे ना, देखो 1 - 4/3 लोगे, -1/3 आएगा ना,
ये आया -1/3 ई, और ये आया कितना, 2 ई में से ई गया तो कितना आया ई। इससे इसको हटाओ, λ1 λ2, इससे इसको हटाओ, तो बताओ λ1 और जो λ2 है, जो r की वैल्यू है, क्या वो 1/3 आ रही है? अगर मॉड में देखो तो बिल्कुल आ रही है। ठीक है, r की वैल्यू 1/3, आसान है। ठीक ठीक, तो आज रहने देते हैं इतना ही। हमने आज सारे के सारे जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन था, किस से रिलेटेड? एटम्स से रिलेटेड, उसमें स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का अवशोषण और उत्सर्जन, वो था, डिस्कस किया था। बाकी जो नेक्स्ट चीजें हैं इसके आगे एटम ही खत्म है। ठीक, एटम में अब कुछ बचा नहीं है। रेडबर्ग कांस्टेंट है आर, आपको पता है RCH कितना होता है? 13.6। इसके कुछ अनुप्रयोग टाइप के हैं, और एक दो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो एटम में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एटम में इतना ही है। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। जितना आपने देख लिया, जितना इस लेक्चर में सीख लिया, अपने स्पाइरल पर नोट कर लो। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा लो जो हम ग्रुप पर आपको सेंड करते हैं। ठीक, अगर लगा लोगे परफेक्शन आ जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान है। ठीक है, ओके।